Hello friends, I am Khushbu Singh and welcome my new channel Cute Life. फ्रेंड्स आज हम यूपी टेट और सी टेट एंड अदर स्टेट टेट के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस से संबंधित सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसमें आज पहला हमने लिया है हिस्ट्री का पहला लेसन प्राचीन इतिहास के स्रोत। फ्रेंड्स पहले तो आप इस टॉपिक को जानने से पहले ये जान लीजिए इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास प्राचीन घटनाओं अतीत की घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो हम आज प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में है साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत वो आते हैं रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य, जिसके बारे में जैसे वेद पुराण या किसी शासक के प्रशासन के बारे में जो भी कुछ एविडेंस प्राप्त हुए हैं उन्हें हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। विदेशी यात्रा विवरण यानी जो अन्य देशों से हमारे यहाँ आए हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता को देख करके प्रशासन के बारे में अच्छे से वर्णन किया है, जिन्होंने बुक लिखी, जैसे इंडिका, ऐसे बुक जो लिखा गया है, इनसे विदेशी यात्रा विवरण कहते हैं। इससे हमें इंडिया की जानकारी के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जो कि जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे या हमें लिपि का ज्ञान नहीं था या लिपि है तो हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि है जो भाव चित्रात्मक है, भावों को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया है, तब हम पुरातात्विक साक्ष्य का सहारा लेते हैं, जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, इस सब के माध्यम से जो खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं, इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य में है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में है धर्म से संबंधित, जिसे धार्मिक साहित्य को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में है वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। लौकिक साहित्य में आपको मिलेगा ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन ग्रंथ और गल्प साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐसा है कि जो धर्म से संबंधित ना हो, जैसे किसी शासक के प्रशासन के बारे में, किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में, तो ये धर्म से संबंधित ना हो, उन्हें हम लौकिक साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य में धर्म से संबंधित है और एक ब्राह्मणेतर साहित्य है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन धर्म से संबंधित जो जैन ग्रंथ हैं, उन्हें हम ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। विदेशी यात्रा विवरण में आते हैं कुछ विदेशी आए थे जिन्होंने अपनी यात्राओं में विवरण दिया है, वर्णन किया है, जैसे यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक में है टैसियस जो ईरान से आया था, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और सिकंदर के साथ आने वाले कुछ विद्वानों में प्रमुख हैं नियारकस, मेगास्थनी जिसने इंडिका की रचना की, डाइमेकस, डायनोसियस, टालमी जिसने जियोग्राफिका लिखी, प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। ये सारे लेखक, सारे राइटर आते हैं। और चीनी लेखक में फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शासनकाल में आया था, शुंगयुन, और हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इत्सिंग जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और कुछ बौद्ध प्रतिमाएं अपने साथ ले गया। अब आते हैं हमारे अरबी लेखक में आते हैं सुलेमान,
अलमशूरी और अलबरूनी, इब्न बतूता। आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो अच्छे से समझ में आ गए हैं, जो कि खुदाई से जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो एविडेंस, जैसे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला इत्यादि। अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन में क्वेश्चन आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में इसमें वर्णन है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का वर्णन है। प्रयागस्थ अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में वर्णन है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख अस्कंद गुप्त से संबंधित है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अशोक के अधिकतर अभिलेख आपको ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में है। ब्राह्मी जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख को, जैसे कि आपको पहले से ही बताया है, भाव चित्रात्मक है। इसमें भावनाओं को चित्र के रूप में वर्णन किया गया है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अशोक अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पाई थी। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल जेम्स प्रिंसप ने किया था। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अभिलेख के अध्ययन को, ये वन लाइनर में आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वन लाइनर में अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं हो, केवल आकृतियां विद्यमान हो, उन्हें हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के शासनकाल में जारी किए गए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध सोने के सिक्के ये कुषाण शासकों के शासनकाल में जारी किए गए थे। अब किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया गया जाता है। अब ये C14 ये कार्बन डेटिंग विधि है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु के, अगर हमें किसी वस्तु के बारे में पता करना है कि ये कितनी पुरानी है, तो उस पर हम उसके, जैसे वनस्पति के बारे में पता करना है तो उसके परागकणों का अध्ययन करके और किसी पुरानी हस्तियों का अध्ययन करके हम ये पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है। इसे कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं और ये पूर्णतः प्रामाणिक होती है। इतिहास में इसका विशेष इम्पोर्टेंट होता है C14 या कार्बन डेटिंग विधि। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आगे हम आपको अभी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा लेकर आएंगे और धीरे धीरे ये सारी सीरीज हम आपको कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।